तो लास्ट क्लास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे थे। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी बचा नहीं है। तो लास्ट क्लास में क्रॉसिंग ऑफ चेक का टॉपिक आपने गो थ्रू किया था। उसी में आज नेक्स्ट पॉइंट है कि चेक कौन क्रॉस कर सकता है। भाई चेक की जो भी जनरल क्रॉसिंग है, स्पेशल क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग करे कौन। यानी चेक पर ये जो दो लाइनें खींचनी होती है ना, तो ये दो लाइनें कौन ड्रॉ करे। तो उसके लिए बताया आपको कि जनरली जो चेक बनाता है ना, यानी ड्रॉवर ऑफ चेक, वो खुद ही चेक को क्रॉस करके देता है। हाँ, लेकिन यदि उसने क्रॉस नहीं किया, यानी चेक देने वाले ने यदि चेक क्रॉस करके नहीं दिया है, तो जो भी चेक का होल्डर है, चेक का पेई है, वो खुद भी या कई सिचुएशन में तो बैंक भी चेक को क्रॉस कर सकता है। बैंक के पास भी पावर है कि जो चेक उसके पास आए उसका कैश पेमेंट करने के बजाय उसको क्रॉस करे और उसका पेमेंट बैंक के थ्रू करे। तो क्रॉसिंग कौन कौन कर सकता है? ड्रॉवर खुद कर सकता है, ड्रॉवर ने नहीं किया तो होल्डर ऑफ चेक कर सकता है, या बैंक खुद भी चेक को क्रॉस कर सकता है। और आगे सेक्शन 125 कहता है भी यही है कि यदि कोई चेक अनक्रॉस्ड है ओरिजिनली, तो होल्डर ऑफ चेक के पास ये पावर है कि उसको जनरली या स्पेशली क्रॉस कर सकता है। और यदि कोई चेक जनरली क्रॉस्ड है, जनरली क्रॉस जानते हो ना आप, सिर्फ दो लाइनें ड्रॉ करना, जनरल क्रॉसिंग, और दो लाइनें ड्रॉ करके उसके बीच में बैंक का नाम लिख देना जिसके थ्रू वो चेक कलेक्ट होगा, तो ये बन जाता है स्पेशल क्रॉसिंग। तो यदि कोई चेक पहले से जनरली क्रॉस्ड है, यानी ओनली दो लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, तो उसको स्पेशल क्रॉसिंग की जा सकती है। और यदि कोई चेक जनरली या स्पेशली क्रॉस्ड है, तो होल्डर के पास ये पावर है कि वो उसके बीच में नॉट नेगोशिएबल वर्ड भी लिख सकता है, ताकि उस चेक का आगे नेगोशिएशन ना हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट चलो आपको डिस्काउंट दिया, ये चाहे आप मत रीड आउट करना, थर्ड पॉइंट को पढ़ने की जरूरी नहीं है आपको। हाँ, तो चेक की क्रॉसिंग चेक का ड्रॉवर खुद कर सकता है। ड्रॉवर ने चेक क्रॉस नहीं किया है तो जो वहां पर पेई होगा, चेक का होल्डर होगा, उसके पास ये पावर है कि वो उसको क्रॉस कर सकता है, और बैंक भी चेक को क्रॉसिंग कर सकता है। सर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अब आता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, यानी नॉट क्लियर, जिसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो, मीनिंग नॉट क्लियर। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसकी लैंग्वेज से कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, जिसका इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत आ रखी हो। अब जैसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर ही पेई हो, खुद ड्रॉवर ने ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और पेई भी खुद है, तो वो, अब वैसे तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती, ड्रॉवर अलग, ड्रॉई अलग और पेई अलग। लेकिन यदि किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर ही पेई हो, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि उसको बिल माने, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज माने, या प्रोमिसरी नोट माने। तो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट होता है। अब फिर वहां पर जो उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है उस पर डिपेंड करता है कि उसको प्रोमिसरी नोट मान करके आगे चले या बिल ऑफ एक्सचेंज। वैसे दोनों ही कॉमन रहेंगी, फर्क कुछ भी नहीं पड़ना है। एक चीज और, कई बार आपने देखा होगा चेक पे कोई अमाउंट लिखी होती है, यदि वो अमाउंट वर्ड्स में अलग हो और नंबर में अलग हो, चेक पे अमाउंट लिखते हैं ना, तो जैसे वर्ड्स में लिखा हो वो अलग और नंबर में लिखा हो वो अलग, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ड्स में अमाउंट लिखी होगी उस अमाउंट को ही प्रायोरिटी में लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था अब की बार एग्जाम में, कि यदि चेक पर जो अमाउंट लिखी है वो दोनों अलग अलग हो, वर्ड्स में तो लिखा है 5000 और आगे फिगर्स में लिखा है 50,000, एक जीरो और लगा दी किसी ने, तो कौन से को वैलिड माने? जो वर्ड्स में लिखा होता है उसको वैलिड माना जाता है। कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इनचोएट इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है जी? अब इंचोएट इंस्ट्रूमेंट किसे बोलेंगे?
इनकम्प्लीट, चलो मैं इसको इनकम्प्लीट लिख देता हूं, इंचोएट यानी इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट किसे कहते हैं? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे कई बार किसी को ब्लैंक चेक दे देते हैं ना कि अमाउंट आप देख लेना यार अपना क्या हिसाब किताब बाकी है, जिसको फेथ होता है वहीं पर, ऐसे तो अगला पता नहीं उस चेक में 5 करोड़ रुपए लिख करके दे दे। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन किसी को कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दें और वो कंप्लीट डिटेल नहीं लिखी, उस पर साइन तो कर दिया लेकिन कई बार होता है डेट मेंशन नहीं है, अमाउंट मेंशन नहीं है, या अगली पार्टी का नाम नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसपे अमाउंट ही मेंशन नहीं है, खाली अमाउंट का चेक साइन करके दे दिया किसी को, खाली अमाउंट का प्रोमिसरी नोट किसी को साइन करके दे दिया कि यार आप अपने रिकॉर्ड में देख लेना अपना कितना अमाउंट पेंडिंग है और उतना अमाउंट आप इसमें लिख लेना और मैं आपको पैसा दे दूं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साइन तो हो गया लेकिन जिस पर अमाउंट अभी भी खाली हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट इनचोएट इंस्ट्रूमेंट। तो एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन सम रेस्पेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट हो उसको बोलेंगे इनचोएट इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी कोई पर्सन यदि साइन करे और दूसरे पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट, वो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, वो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट जिस पर प्रॉपर स्टाम्प टिकट लगी हुई है, तो वो आप यदि किसी दूसरे इंसान को दे देते हो तो इट मीन्स आपने उस दूसरे पर्सन को पावर दी है कि वो उसको कंप्लीट करे। जो अमाउंट वाला कॉलम ब्लैंक, अब उसमें अमाउंट लिख सकता है, बट कितनी अमाउंट लिखेगा मैक्सिमम? तो जो स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है उस स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम अमाउंट अलाउ है, सिर्फ आप उतनी ही अमाउंट उस पर लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, देखो स्टाम्प टिकट मान लो 1 रुपए की लगा के दी आपने, तो 1 रुपए की स्टाम्प फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज तक के प्रोमिसरी नोट पे लगती है। तो आपने 1 रुपए की स्टाम्प लगा करके साइन करके किसी को दिए हैं, इट मीन्स वो अगला बंदा मैक्सिमम 50,000 रुपए ही लिख सकता है, उससे कम लिख सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिखेगा, ज्यादा लिखेगा तो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपको बताया था ना स्टाम्प टिकट लगेगी, तो वो स्टाम्प टिकट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होगी। तो ये साइन करने का मतलब है कि आपने उस अदर पर्सन को ये पावर दे दी कि जितनी वैल्यू की स्टाम्प लगी हुई है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो वैल्यू अलाउ है उतनी वैल्यू वो मैक्सिमम उस इंस्ट्रूमेंट में लिख सकता है, ये आपने उसको ऑथराइज कर दिया। अब आता है सर एक छोटा सा टॉपिक और है कि एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? तो एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कंडीशनली ड्रॉ हुआ है एज ए स्पेशल पर्पज, जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने ड्रॉ किया है कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, जिसका मेन ऑब्जेक्ट उसमें कोई ओनरशिप ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि एज ए सिक्योरिटी जब आप किसी को इंस्ट्रूमेंट देते हो तो वो एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। चलो बताता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे अपन कई बार किसी को गारंटी देते हैं कि यार मैं आपका ये काम कर दूंगा, ये नहीं करूं तो ये लो मैं आपको चेक साइन करके दे रहा हूं, आपको इंस्ट्रूमेंट साइन करके दे रहा हूं। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो आप किसी को एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो, आपने किसी को चेक एज ए सिक्योरिटी दिए हो। सर नेक्स्ट क्लास में आ जाना, नेक्स्ट क्लास में आ जाना। कोई ऐसा बहाना बनाओ जो आपने आज से पहले नहीं बनाया, बैठ जाओ आप। तो एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट मींस ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो एज ए सिक्योरिटी आपने किसी को दिया हो, यानी आपकी कोई और, जैसे कई बार अपन कोई से लोन लेते हैं तो लोन लेते टाइम भी जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे तो उसको कुछ चेक दे करके आते हैं कि यदि मैं टाइम पर ईएमआई नहीं फिल करूं तो आप ये अमाउंट इस चेक में फिल करके आप यूज कर लेना। तो बोलो हाँ बिल्कुल। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कोई स्पेशल पर्पज के लिए कहीं पर जमा करवाया है और वो भी कंडीशन बेस है कि मैं आपका लिए काम नहीं करूं तो आप ये इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसे ले लेना, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे कंटिजेंट इंस्ट्रूमेंट को एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में कवर करते हैं। और यहां पर लायबिलिटी तब तक अराइज नहीं होगी जब तक कि वो कंडीशन पूरी ना हो जाए
जिसकी कंडीशन के हैपनिंग पर ही ये लायबिलिटी अराइज होनी थी। एस्क्रो मतलब एज ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कि कैपेसिटी टू बिकम ए पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन ड्रॉ कर सकता है, यानी ड्रोवर कौन होगा, ड्रोई कौन होगा, पेई कौन होगा। तो एक सिंपल सा पॉइंट याद रखो, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बन सकता है। कोई भी पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, ड्रॉ करेगा, एंडोर्स करेगा, नेगोशिएट करेगा, यदि वो इनकॉम्पिटेंट है, अनसाउंड माइंड का है, माइनर है, तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। और आपको ध्यान है कि सर जब एग्रीमेंट वॉइड होगा तो वो पर्सन लायबल नहीं होता। हाँ, लेकिन जो अदर पर्सन है, भाई एक जना माइनर है लेकिन बाकी सब तो मेजर थे, तो वो सभी लोग एक दूसरे के लिए लायबल रहेंगे, ओनली माइनर ही लायबल नहीं होता। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है माइनर। माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 से कम हो, एज इज लेस देन 18 ईयर। तो जिस भी पर्सन की एज 18 साल से कम होती है उसको माइनर बोलते हैं। तो जिस भी व्यक्ति की एज 18 साल से कम होगा वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है। अब मान लो कोई माइनर आपको चेक काट के दे, कोई माइनर पर्सन है जिसकी एज 18 साल से कम है, उसने कोई प्रोमिसरी नोट आपको साइन करके दिया कि आप मुझे अभी 20,000 रुपीज दे दो उधार, मैं आपको 2 मंथ्स के बाद में पेमेंट कर दूंगा, आई प्रोमिस। और माइनर है, वो साइन करके दे रहा, आपको कोई फायदा नहीं है, ले बेशक लो, यदि वो कल 2 महीने बाद आपको पैसे नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि माइनर के द्वारा साइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट वॉइड होता है, वो अनफोर्सेबल नहीं है। तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए माइनर कभी भी बाइंड नहीं होगा, आप उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन यदि एक माइनर है और 2 मेजर है, 3 जनों ने मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप हमें लोन दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो सर अकेला माइनर तो लायबल नहीं है लेकिन बाकी दोनों लोग लायबल। यानी यदि माइनर इंस्ट्रूमेंट की पार्टी, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। यदि उस इंस्ट्रूमेंट में माइनर के अलावा मेजर लोग भी पार्टी हैं तो उस कंडीशन में वो माइनर लायबल नहीं होगा, लेकिन और उस ट्रांजैक्शन के बाकी जो लोग हैं, बाकी उस इंस्ट्रूमेंट के जो ड्रोवर हैं, ड्रोई हैं, एंडोर्सर हैं, जो मेजर हैं, वो लायबल होंगे सर। माइनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टीज लायबल हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल भी दिया है कि ए, बी एंड सी 3 लोगों ने मिल, और सी माइनर है, ध्यान देना प्लीज। ए, बी तो मेजर हैं और सी माइनर है। इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक प्रोमिसरी नोट साइन किया। इन्होंने पी से प्रोमिस किया था कि हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेंगे। अब देखो यार, सी की तो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी यानी फ्रीडम, क्योंकि सी तो माइनर है और माइनर है तो वो तो आजाद है, तो उसकी तो लायबिलिटी होगी नहीं। लेकिन माइनर लायबल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी लायबल नहीं होंगे। ए और बी तो अपनी जगह लायबल होंगे, वो जॉइंट प्रोमिसर कहलाएंगे। हाँ, प्रॉफिट मिलेगा तो माइनर करेगा, लेकिन लायबिलिटी के लिए माइनर लायबल नहीं होता है। तो माइनर कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं करेगा, और माइनर यदि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करता है तो उस कंडीशन में उसके लिए वो लायबल नहीं होता है। अब आता है सर, क्या एक कंपनी कोई चेक साइन कर सकती है? तो सर कंपनी भी तो बिजनेस करती है ना, तो कॉरपोरेशन यानी कंपनी। तो बिल्कुल सर, कंपनी की यदि आर्टिकल्स में परमिशन है, आपको ध्यान है जैसे कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे जब कंपनी बनाते हैं तो एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल्स बनती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यदि कंपनी के आर्टिकल्स में परमिशन है तो कंपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकती है। अदरवाइज ये अल्ट्रा वायरस होगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर, और बियॉन्ड द पावर मतलब फिर वॉइड हो जाएगा।
यदि कंपनी के आर्टिकल में परमिशन नहीं है और फिर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दिया कंपनी के बिहाफ पर, तो फिर वो वॉइड है। और कंपनी के आर्टिकल में परमिशन है तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो मान लेते, ठीक है। एजेंट, सर आपको ध्यान है जैसे आप कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है, यानी एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। देखो एजेंट जो भी काम करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही करता है, इसलिए एजेंट के किए हुए एक्ट के लिए हमेशा प्रिंसिपल लायबल होगा। एजेंट जो भी करेगा, यदि आपने गिवन अथॉरिटीज में रह करके काम किया है तो एजेंट के किए हुए काम के लिए हमेशा प्रिंसिपल लायबल है। अब यदि एजेंट कोई चेक साइन करके दे तो प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है? देखो लायबल होगा उस चेक पे, उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे आपको लिखना पड़ेगा। आप साइन करो तो नीचे लिख दो कि एजेंट ऑफ प्रिंसिपल का नाम। यदि आप डायरेक्ट अपना नाम लिख करके चेक साइन कर रहे हो या बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर रहे हो तो आप पर्सनली लायबल हो। और आप अपने सिग्नेचर के नीचे यदि लिख रहे हो कि एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो फिर साइन आपके जरूर है लेकिन लायबल प्रिंसिपल होगा। देखो दो एग्जांपल बताएं आपको यहां पर कि ए नाम का कोई पर्सन मैनेजर है एबीसी लिमिटेड का और उसने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन किए एज ए मैनेजर, बट उसने नाम के नीचे कहीं पर भी कि मैनेजर या उस कंपनी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ साइन किए, आप पर्सनली लायबल हो। और यदि आपने साइन करते टाइम नीचे लिख देते कि ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी लिमिटेड, एज ए मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ऐसा लिखते और फिर साइन करो, हाँ तो फिर आप लायबल नहीं होगे, फिर वो कंपनी लायबल होगी जिसके बिहाफ पर आपने वो इंस्ट्रूमेंट साइन किया है। अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर एक व्यक्ति ने कोई प्रोमिसरी नोट पे साइन किया, यानी किसी से प्रोमिस किया, लोन लिया होगा और उससे प्रोमिस किया कि मैं आपको 1 साल बाद लोन की रिपेमेंट कर दूंगा, और भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली जिम्मेवार होगी क्या उस लिए हुए लोन को रिपेमेंट करने के लिए? सर आप लोग बताओ ना, एक बार खुद सोचिए। प्रैक्टिकली ऐसा कई बार होता है कि कोई व्यक्ति लोन ले और लोन लेने के बाद उसकी डेथ हो जाए और अभी लोन अमाउंट पेंडिंग हो, तो क्या फैमिली वो लोन अमाउंट बैंक को पे करेगी क्या? क्योंकि लोन लेने वाला तो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके लीगल हेयर्स लायबल होंगे क्या? तो याद रखना आप, जितनी अमाउंट की प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स को मिलती है तो उतनी अमाउंट तक की लायबिलिटी भी आपको लेनी होगी। यानी जिस व्यक्ति की डेथ हुई है यदि वो प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है तो जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतनी लायबिलिटी लीगल हेयर्स को पे करनी होती है। हाँ, अब कोई व्यक्ति की डेथ हो गई हो, उसके सर पे कर्जा है 10 करोड़ और उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है बिल्कुल भी, तो फैमिली मेंबर मना कर सकते हैं। देखो लॉ बहुत क्लियर है कि जो दुनिया छोड़ के जा रहा है या चला गया उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है लीगल हेयर को मिलेगी, तो लायबिलिटी भी फिर लीगल हेयर को पे करनी, बट लायबिलिटी सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू तक, ज्यादा नहीं। आइए पढ़ाता हूं पॉइंट। तो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कि जो डिसीज्ड पर्सन है, डिसीज यानी जिसकी डेथ हो गई, तो जो डिसीज पर्सन है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन किया था और उसकी डेथ हो गई है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसके लिए पर्सनली लायबल होगा जब तक कि क्लियर वर्ड्स में उसको मना नहीं किया गया हो। और कितने अमाउंट तक के लिए लायबल है? जितनी अमाउंट की एसेट्स उसको रिसीव हुई हैं उस एसेट्स की वैल्यू तक वो लायबल होगा। या नहीं, वो तो पेई को मिलेगा पैसा, तो जो भी मिलेगा बिलो, हाँ तो बिल्कुल वो फैमिली मेंबर को मिलेगा। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो यहीं खत्म हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ये हो गई
कि जो इनके आंसर है ना वो हाईलाइट किए हुए हैं, तो इसलिए अब इसका तो मैं क्या समझाऊं, ये तो आप खुद गो थ्रू करेंगे क्योंकि इसके आंसर हाईलाइट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से यहाँ तक कवर करें और इसका प्रॉपर रिवीजन करें।